हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शिवानी। हम पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में ऑर्गेनाइजिंग। आज हम कंटिन्यू करेंगे विद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो लेट्स स्टार्ट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नाउ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। इसमें एक वर्ड है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? ढांचा। जैसे जब घर बनता है तो घर का एक स्ट्रक्चर होता है कि हमने कैसा घर बनाना है, एंट्रेंस है, ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, एक स्ट्रक्चर है। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का भी एक स्ट्रक्चर होता है। और वो स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ऑर्गेनाइजिंग के बाद, जब हम रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर देते हैं, जब हम काम को आइडेंटिफाई करके उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट लेते हैं, तो उसको हम उसके बाद स्ट्रक्चर बनता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? इज द outcome of organizing. Outcome of organizing is organization structure. अब इसका डेफिनेशन क्या है? अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजेरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क्स आर परफॉर्म्ड। मतलब कि एक फ्रेमवर्क हमारा बन जाता है जिसमें हम मैनेजेरियल और ऑपरेटिंग टास्क को करते हैं। अब ये मैनेजेरियल और जो ऑपरेटिंग टास्क्स हैं ये कहाँ से आते हैं? दीज टास्क कम्स फ्रॉम प्लानिंग। प्लानिंग प्रोसेस से हमारे मैनेजेरियल और ऑपरेटिंग टास्क आते हैं और हम उसको परफॉर्म करते हैं। जब एक फ्रेमवर्क में जब हम उसको परफॉर्म करते हैं, सबके काम डिवाइड करने के बाद, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटी रिलेशनशिप्स, वर्किंग रिलेशनशिप्स डिफाइन करने के बाद, तो वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जैसे कि इस इमेज में क्लियर है, देयर इज हेड, देन देयर आर 3 managers and then there are further employees under each manager, right? तो ये क्या है? आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, right? अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में there are 2 key terms. First is centralization और डिसेंट्रलाइजेशन। हमने सेंट्रलाइजेशन करना है या नहीं करना है, ये कब डिसाइड होता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो भी बॉस है वो सारी की सारी अथॉरिटी, सारी की सारी पावर अपने पास रखता है। मतलब कि जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है, decision making power is in one hand is centralization, right? और इसका उलट क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है वो आप फर्दर डाइल्यूट करते रहते हैं, वो आप फर्दर अपने जूनियर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को देते रहते हैं। तो अब हमने सेंट्रलाइजेशन करना है, ये डिसेंट्रलाइजेशन करना है। इसके थ्रू ही हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है, राइट? अगेन इज डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब है काम आगे डेलीगेट करना। ये नहीं है कि सारे का सारा काम मैं अपने पास ही रख कर बैठूंगा। तो आपने डेलीगेशन काम का करना है या नो डेलीगेशन। अगेन दिस इन्फ्लुएंसेस योर organizational structure. Now these also depends upon the size of the organization and the thinking. जो भी आपका ओनर है, जो भी आपका मैनेजर है या जो भी हेड है, उसकी क्या साइकी है, क्या उसकी सोच है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी अपनी पावर, कितनी अपनी अथॉरिटी, कितना अपना काम आगे डेलीगेट करता है। तो ये तीनों चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करती है। आपका अगर सेंट्रलाइजेशन ही है, सारी की सारी अथॉरिटी एक ही के पास है, देन इन दैट केस देयर वुड बी हेड एंड
further managers, and all reporting to head is centralization. They all are reporting to the head and he is the only person who is taking decisions. So this is centralization and no delegation. No delegation of work is done, all the work is done by the head. तो ये possible होता है small size companies में. दिस इज अचीवेबल इन स्मॉल साइज कंपनीज. जो कंपनीज छोटी हैं साइज में, अभी स्टार्टअप ही हुआ है, छोटी कंपनीज हैं, दे कैन इन्वेस्ट थ्रू सेंट्रलाइजेशन. बट जो बिग कंपनीज हैं उनको डिसेंट्रलाइज खुद को करना ही पड़ता है. मतलब कि ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, द स्ट्रक्चर, जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज. आपको डेलीगेशन करना पड़ता है. राइट. नेक्स्ट इज टाइप्स. अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दो तरीके का होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड योर डिविजनल स्ट्रक्चर. अब फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज मेजर फंक्शंस एज सेपरेट डिपार्टमेंट्स क्रिएट्स अ फंक्शनल स्ट्रक्चर. मीन्स ग्रुपिंग, एक ग्रुप बनाना ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर. मतलब कि जो भी हमारे काम एक जैसे हैं, एक नेचर है, जिनकी एक तरीका है करने का, उसको हम एक ग्रुप बना लेते हैं. एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज फंक्शंस, जो ये सिमिलर जॉब्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना एज सेपरेट डिपार्टमेंट्स इज फंक्शनल स्ट्रक्चर. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. जो आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, एक जैसे काम का एक ग्रुप बना के एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना. एग्जाम्पल कुड बी say at the top is managing director, right? Then एक हमारा होता है एम्प्लॉयज़. तो जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ रिलेटेड वर्क हैं, मतलब कि रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, परफॉर्मेंस चेक करना उनका, उनकी ट्रेनिंग, उनकी सैलरी, जो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड मैटर है, तो उसको हमने एक ग्रुप बनाया. उस ग्रुप को हमने क्या बोला, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. तो उसका हमने एक डिपार्टमेंट हमारा क्या बन गया, HR डिपार्टमेंट. अब HR डिपार्टमेंट में ऑल द जॉब्स विच आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज से रिलेटेड जो भी काम होगा उसको हमने एक ग्रुप बना लिया, ह्यूमन रिसोर्स, और उसका हमने एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. सो दिस इज द फंक्शनल स्ट्रक्चर. अनदर कुड बी योर फाइनेंस डिपार्टमेंट. जो भी मनी रिलेटेड मैटर्स हैं that would be merged together in a finance group and department would be finance department. Another could be marketing department. मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ऑल द जॉब्स जो हमारे प्रोडक्ट को बेचने और प्रमोट करने के लिए यूज़ होते हैं, उसको हम एक ग्रुप बनाएंगे मार्केटिंग, और उसका एक डिपार्टमेंट बन गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट. अनदर कुड बी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, आपका एक R&D डिपार्टमेंट. तो प्रोडक्ट्स को बेहतर करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, इनोवेशंस के लिए इज योर R&D डिपार्टमेंट. तो दिस इज द फंक्शनल स्ट्रक्चर. मतलब कि एक जैसे काम को एक ग्रुप बनाकर अलग डिपार्टमेंट बना देना इज फंक्शनल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज योर डिविजनल स्ट्रक्चर. डिविजनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है, इन डिविजनल स्ट्रक्चर the organizational structure comprises
ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट्स और डिविजन्स। मतलब कि जैसे जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो अलग अलग एक जैसे काम को, जैसे हमने फंक्शनल में किया कि हमने एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया, एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बना दिया, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया, एक R&D डिपार्टमेंट बना दिया, तो एक जैसा प्रोडक्ट है तो हमने अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से डिपार्टमेंट्स बना के स्ट्रक्चर बना दिया, इज फंक्शनल। बट जब बड़ी कंपनीज हैं जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की, अगर हम बात करते हैं टाटा ग्रुप की, अगर हम बात करते हैं विप्रो ग्रुप की, अगर हम बात करते हैं रिलायंस ग्रुप्स की, तो दीज आर बिग कंपनीज, दीज कंपनीज आर डाइवर्सिफाइड। ये एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन्स हैं इन कंपनीज की। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी प्रोडक्ट लाइंस के बेसिस पर, अपने प्रोडक्ट्स के बेसिस पर सेपरेट बिजनेस यूनिट्स बनाते हैं और उसको हम डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। आई विल टेल यू वन एग्जांपल इन दिस डिविजनल स्ट्रक्चर। अगेन एट द टॉप इज योर मैनेजिंग डायरेक्टर, देन इन डिविजनल स्ट्रक्चर देयर कुड बी कि एक सेम कंपनी कॉस्मेटिक्स भी बना रही है, सेम कंपनी एपरल्स भी बना रही है, वही सेम कंपनी शूज भी बना रही है, वही सेम कंपनी आपकी वॉचेस भी बना रही है। तो वो कंपनी क्या करेगी, फंक्शंस के हिसाब से डिवीजन ना करके हर एक प्रोडक्ट लाइन, हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से अपने स्ट्रक्चर बनाती है। दिस इज डिविजनल स्ट्रक्चर। नाउ आफ्टर दिस फिर यहाँ पर आपके फंक्शनल स्ट्रक्चर बन जाते हैं कि आपका HR डिपार्टमेंट, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड आपका R&D डिपार्टमेंट। तो मतलब कि एक प्रोडक्ट कैटेगरी के, तो दिस इज योर, अगर हम सिर्फ इसके बात करते हैं, ये ओनली दिस, तो ये क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर है। यही हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर में किया था ना, कि एक प्रोडक्ट है हमारा और हमने सिमिलर जॉब्स को डिवाइड करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए। तो पर डिविजनल स्ट्रक्चर में हमारे पास मोर देन वन प्रोडक्ट लाइन है, तो हम प्रोडक्ट्स के हिसाब से अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं और उसके बाद हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को ही फॉलो करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कंपैरेटिव कि फंक्शनल स्ट्रक्चर की या डिविजनल स्ट्रक्चर की, तो कंपैरिजन इज फर्स्ट बेसिस इज फॉर्मेशन, कि किस बेसिस पर दोनों स्ट्रक्चर बनते हैं। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में बेसिस इज इट इज़ बेस्ड ऑन फंक्शंस, मार्केटिंग, HR एंड फंक्शंस में इन योर फंक्शंस का मतलब सिमिलर जॉब्स, सिमिलर वर्क को हम अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। बट इन डिविजनल स्ट्रक्चर्स इट इज़ बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन्स, मतलब कि आपके अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन इन फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इज देयर कि आपका जो एक डिपार्टमेंट बन गया मार्केटिंग, तो वो स्पेशलाइज कर जाएगा प्रोडक्ट को बेचने के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो दैट विल बी functional specialization. Through functional structure we can achieve functional specialization, but through divisional structure we achieve superior products, क्योंकि हमने एक प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए पूरा फुल फ्लेज एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। फुल फ्लेज एक ही प्रोडक्ट के लिए हमारा अलग से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। तो प्रोडक्ट का जो है सुपीरियर प्रोडक्ट्स वी कैन अचीव थ्रू डिविजनल स्ट्रक्चर। कॉस्ट, नाउ फंक्शनल स्ट्रक्चर इज इकोनॉमिकल एंड डिविजनल इज कॉस्टली। नाउ व्हाई? बिकॉज फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमारा अगर जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो पूरी कंपनी के ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रॉब्लम्स को देखेगा, जो हमारा R&D डिपार्टमेंट है वो पूरी कंपनी के लिए इकट्ठे काम करेगा। तो in functional structure there is no duplication of work.
no duplication of work in functional structure, that is why it is economical. एंड डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या था, पहले तो हमने प्रोडक्ट्स को डिवाइड करा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, उसके बाद हर डिपार्टमेंट के लिए, हर प्रोडक्ट लाइन कैटेगरी के लिए हमने दोबारा एक फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाया. तो यहाँ पर क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है. तो डुप्लीकेशन जहाँ पर भी आपकी आएगी, जहाँ पर एक काम का डुप्लीकेशन हो रहा है तो ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे, मतलब कि इट इज़ कॉस्टली. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन इज difficult in functional structure and easy in divisional structure. Now why it is difficult? क्योंकि एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने सभी एम्प्लॉयज़ को देखना है, राइट? एक फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सारी कंपनी के फाइनेंसेस को देखना है. तो इसीलिए जो कोऑर्डिनेशन है वो फंक्शनल स्ट्रक्चर में मुश्किल हो जाता है, बट इन डिविजनल स्ट्रक्चर क्योंकि हर प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए अपनी अलग से डिपार्टमेंट है, तो कोऑर्डिनेशन इज़ ईजी इन डिविजनल स्ट्रक्चर, राइट? तो फंक्शनल स्ट्रक्चर है या डिविजनल स्ट्रक्चर है, दिस अगेन डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी. जो कंपनी है, जो ऑनर है, जो मैनेजर है, उसकी अपनी डिस्क्रिशन है कि उसने किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना है. और ये कहाँ से आता है हमारे पास, थ्रू प्लानिंग, कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में. थ्रू ऑर्गेनाइजिंग हमारा एक स्ट्रक्चर बनता है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द ओनर, बिजनेसमैन और द मैनेजर. नेक्स्ट वील स्टडी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. आप सभी ने पढ़ा होगा, सुना होगा, फॉर्मल वर्ड भी, इनफॉर्मल वर्ड भी. फॉर्मल का क्या मतलब होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल का मतलब है जब हम एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जब हम एक सिस्टम के थ्रू बातचीत करते हैं, एक सिस्टम के थ्रू वी एक्ट, तो वो हम फॉर्मल कहते हैं उसको. एंड इनफॉर्मल व्हेन देयर आर नो गैप्स, जब कुछ भी स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होता, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से चलना है, इज़ इनफॉर्मल. हम बहुत बार बात करते हैं ना, किसी फंक्शन में गए, नहीं जी बहुत फॉर्मल फंक्शन था, मज़ा नहीं आया. बट जहाँ इनफॉर्मल होता है वहाँ पर देयर आर नो रूल्स, देयर आर नो रेगुलेशंस, वन इज़ फ्री, किस तरीके से बात करनी है, जो उसकी मर्ज़ी है, जिससे उसने बात करनी है. तो ऑर्गेनाइजेशन भी दो तरह की होती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी. एक ही कंपनी एक ही टाइम पे कैन बी फॉर्मल ऑल्सो एंड कैन बी इनफॉर्मल ऑल्सो, क्योंकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे गोल्स हैं, उनको हमने पूरा करना है थ्रू फॉर्मल वेज एंड थ्रू इनफॉर्मल वेज. तो आइए पढ़ते हैं कि क्या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है और क्या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है. नाउ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अ सिस्टम ऑफ consciously coordinated activities of two or more persons toward a common objective. मतलब कि जो कॉन्शियसली, जो सोच के, जो दिमाग लगा के एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट करी जाती हैं बिटवीन टू और मोर पर्सन्स. दो लोग तो कम से कम होंगे ना, कम्युनिकेट भी अगर हमने करना है, बातचीत भी करनी है, तो मिनिमम दो लोग हमें चाहिए. तो जब हम सोच समझ के, दिमाग लगाकर, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रखकर जो हम एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट करते हैं, उसको हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे भी हैं और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के नुकसान भी हैं. अब फ़ायदा क्या है, सबसे फर्स्ट एडवांटेज इज ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब हमने सोच समझ के एक पूरा प्रोसीजर बनाया है, एक पूरी हायरार्की हमने बनाई है, एक सिस्टम हमने बनाया है, तो इट इज़ वेरी इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब कि यहाँ पर जो आपका है कि वर्किंग रिलेशनशिप्स हैं, working relationships are very clearly defined. Your reporting relationships again are very clearly defined in formal organization. That is why it is easy to fix responsibility. Responsibility देना it is very easy in
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने सुना होगा लाइक एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम स्पेसिफिकली ये नहीं बोलेंगे कि ये काम आपने ही करना है, तब तक वो काम सबने करना है तो वो काम किसी ने भी नहीं करना है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि हम सोच के कॉन्शियसली एक एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करते हैं, तो इट इज़ ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन नो एम्बिग्यूटी इन रोल। नो एम्बिग्यूटी का क्या मतलब है? मतलब कि देयर कैन बी नो ओवरलैपिंग। No overlapping in roles can be in a formal organization। क्योंकि सब कुछ एक सिस्टमैटिकली चल रहा है, तो जो काम एक को दिया है वो काम दूसरे को हम नहीं देते। तो क्योंकि हमारा यहाँ पर वर्किंग और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स बड़े क्लियर हैं, किसने क्या काम करना है वो बहुत क्लियर है, किससे क्या एक्सपेक्टेड है वो बहुत क्लियर है। तो जब जिसके जो भी काम हैं आर वेल डिफाइंड, सबको पता है, तो there can be no overlapping of work and resulting in no ambiguity in roles। then is effective accomplishment of goals। अब देखिए, जब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है आपको क्लियरली पता है, जो भी आपका काम है वो ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, मतलब कि रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रहे हैं, मतलब कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज की, तो अफेक्टिवली आपके जो भी गोल्स हैं वो अफेक्टिवली अकम्प्लिश होंगे अपने आप। तो गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए अच्छे से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर सीनियर जूनियर का रिलेशनशिप क्लियर है, जहाँ पर जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लियर है, जहाँ पर किस तरीके से कम्युनिकेशन फ्लो करेगा वो क्लियर है, रिसोर्सेज जो भी हैं वो ऑप्टिमम यूटिलाइज हो रहे हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लाइक coin also has two sides in the same way, everything has advantages, then it has few limitations also as well। तो first limitation is procedural delays। प्रोसीजरल डिलेज का मतलब है कि काम करने में समय लग सकता है इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमने एक चीज पढ़ा था स्केलर चेन, हमने स्केलर चेन पढ़ा था। यहाँ पर मैनेजर है, ये 6 एम्प्लॉयज ऑफ मैनेजर के अंडर हैं। तो अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अगर है, ये मैनेजर है, यहाँ पर बड़ा क्लियरली डिफाइन है कि उसके पास 2 टीम्स हैं, एक टीम में BCD एम्प्लॉयज़ हैं और एक टीम में EFG एम्प्लॉयज़ हैं। B ने जो कम्युनिकेशन करना है A से करना है, A को रिपोर्ट करना है, C ने B को रिपोर्ट करना है, D ने C को रिपोर्ट करना है। मतलब कि वर्किंग रिलेशनशिप्स, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स आर क्लियरली डिफाइंड। तो इसमें अगर सपोज D और G को कम्युनिकेट करना है, D ने G से कुछ कम्युनिकेट करना है, D ने G को कुछ मैसेज देना है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में द इंफॉर्मेशन विल फ्लो लाइक D से C के पास, C से B के पास, B से A के पास इंफॉर्मेशन जाएगा, A से E के पास जाएगा, E से F के पास जाएगा एंड F से फिर G के पास इंफॉर्मेशन आएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन ऐसे फ्लो हो रहा है, तो डिले हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ अ सिस्टम, बिकॉज ऑफ कि हमने किस हायरार्की को फॉलो करना है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन लीड टू प्रोसीजरल डिलेज। नेक्स्ट इज अनईक्वल रिकॉग्निशन। अनईक्वल रिकॉग्निशन का मतलब है लाइक देयर आर फ्यू एम्प्लॉयज जो काम बहुत अच्छा करते हैं बट जो इतने अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, वो अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आगे आकर खुद बात कर सके, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वो पीछे रह जाते हैं। तो अनईक्वल रिकॉग्निशन का मतलब है कि बिकॉज ऑफ सिस्टम, बिकॉज ऑफ हायरार्कीज, बिकॉज ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप्स, जो लोग अच्छा काम करते हैं बट खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं और उनको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता। तो अनईक्वल रिकॉग्निशन क्यों है? बिकॉज ऑफ हायरार्किकल रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट लिमिटेशन इज difficult to understand all human relationships।
ऑल ह्यूमन, ऑल दिस ऑल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक एम्प्लॉय किस तरीके से अच्छा काम कर सकता है उसको हम एज अ एम्प्लॉय तो समझ सकते हैं, बट व्हाट दैट पर्सन इज एज अ ह्यूमन बीइंग, वो जनरली एम्प्लॉय से अलग हटके वो क्या चाहता है, क्या सोचता है, वो हमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम हर समय एक सिस्टम को फॉलो करते हुए, रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए बात कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस हायरार्की को फॉलो करते हुए अपना डे टू डे वर्क कर रहे हैं। तो ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हम एम्प्लॉयज को समझ सकते हैं, बट एम्प्लॉयज को एज अ ह्यूमन बीइंग्स उनकी क्या साइकी है, वो क्या चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, हाउ डू दे गेट मोटिवेटेड, ये समझना मुश्किल है इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जहाँ पर देयर आर नो फॉर्मल रिलेशनशिप्स, मतलब कि देयर आर नो स्टैंडर्ड रूल्स, देयर आर नो रेगुलेशंस, देयर आर नो हायरार्कीज, देयर इज़ नो ओनली टू, सिर्फ हमने कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बातचीत नहीं करते, बट अपनी खुशी के लिए बात करते हैं, इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन is an aggregate of interpersonal relationships without any conscious purpose but which may contribute to joint results। सबसे पहले एग्रीगेट का क्या मतलब है? टोटल, कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स का मतलब है रिलेशनशिप ऑफ एन एम्प्लॉय, रिलेशनशिप किसी एक एम्प्लॉय का अपने पीयर्स के साथ, मतलब कि जो उसके फेलो कुलीग्स हैं, जो उसके लेवल पर काम करते हैं। रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉय विद हिज सीनियर्स एंड रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयज विद हिज सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स का मतलब जूनियर्स। तो मतलब कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज नो सीनियर, नो जूनियर, बट सब एक लेवल पर आ जाते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। तो उसका टोटल ऑफ ऑल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स विदाउट एनी कॉन्शियस पर्पस। नाउ दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट एनी कॉन्शियस पर्पस, मतलब कि वो किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए या सिर्फ कंपनी की वजह से, कंपनी के गोल्स को पूरा करने की वजह से बातचीत नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग, या उनका जो भी रिलेशनशिप है वो सिर्फ कंपनी की वजह से नहीं है, बट कोई विदाउट एनी कॉन्शियस पर्पस, मतलब कि वो सिर्फ दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं, कुछ सोचा समझा नहीं है, बट विच मे कॉन्ट्रीब्यूट। बट जैसे कि एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के, एक ही कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनके बीच के जो भी रिलेशनशिप्स हैं दे मे कंट्रीब्यूट टू जॉइंट रिजल्ट्स। जॉइंट रिजल्ट्स का मतलब वही है कंपनी के ऑब्जेक्टिव, कंपनी के गोल्स। तो ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस किसी काम की ही नहीं है या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं होता, बट दे मे कंट्रीब्यूट टू द कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स। अब जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के भी एडवांटेजेस भी थी, लिमिटेशंस भी थी, उसी तरीके से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैज एडवांटेजेस एज वेल एज लिमिटेशंस। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है? फास्ट स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। फास्ट स्प्रेड मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी के कान में किसी को कुछ बात बतानी है तो किसी लेडी को बता दो। अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी है किसी लेडी को बता दो, वो अपने आप सबको बता देगी। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, क्योंकि हायरार्कीज नहीं है, कोई एक रूल नहीं है, जैसे स्केलर चेन था। अभी हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो देखा कि अगर कम्युनिकेट करना है तो आपको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू कम्युनिकेट करना पड़ता है, जिसके वजह से प्रोसीजरल डिलेज होते हैं। बट यहाँ पर देयर इज नो सीनियर, नो जूनियर, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो बड़ा फास्ट स्प्रेड हो जाता है। नेक्स्ट इज फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स। सोशल नीड्स का क्या मतलब है? जैसे हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का लिमिटेशन था कि वी आर नॉट एबल टू स्टडी ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप्स,
क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ह्यूमन बीइंग्स हैं पहले, उनकी अपनी सोशल नीड्स हैं, वो लोगों से मिलना चाहते हैं, लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहते हैं, अपनी रूटीन शेयर करना चाहते हैं। तो मतलब कि हमारी सोशल नीड्स का मतलब, अगर आप हम पढ़ते हैं मैस्लोज, दिस इज़ आर नीड हायरार्की मॉडल। तो सबसे फर्स्ट लेवल पे हमारी बेसिक नीड्स आती हैं, देन हमारी सेफ्टी नीड्स आती हैं, एंड देन हमारी सोशल नीड्स आती हैं। बेसिक नीड्स का मतलब होता है वही रोटी कपड़ा मकान, कि जो भी हमें बेसिक नीड्स हैं जो जिंदा रहने के लिए, लिविंगहुड के लिए इंसान को चाहिए, इज़ बेसिक नीड्स। देन सेफ्टी नीड्स का मतलब है कि हम जिस तरीके की सोसाइटी में रह रहे हैं, वी आर सेफ ओवर देयर। देन कम्स योर सोशल नीड्स। तो सोशल नीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि कोई हमारे अपने फ्रेंड्स हों, कोई हमारे दोस्त हों, हमारे मित्र हों, जिनसे हम अपने सुख दुख की बातें कर सकते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल होता है? थ्रू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? एम्प्लॉय का मैक्सिमम पार्ट हमारा कहाँ पे निकलता है? अपने वर्क स्पेस पे, वर्क प्लेस पे निकलता है। तो अगर हमारा जो वर्क प्लेस है वहाँ पर हमारे कोई दोस्त ही नहीं है, देन वील बी बोर, हमें काम करने में मज़ा ही नहीं आएगा। तो एंड सूनर और लेटर हम वो जॉब या तो छोड़ देंगे, या जो काम करेंगे वो अच्छे मन से नहीं कर पाएंगे। तो हमारी सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लिमिटेशंस इज मे एक्ट एज अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स। नाउ डिस्ट्रक्टिव इज अ बिग वर्ड। हाउ इट इज डिस्ट्रक्टिव? अगर सपोज कोई र्यूमर फैल गया, कोई र्यूमर है, या कंपनी के बारे में कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी इसके अंदर बहुत जल्दी फैलती है। जैसे क्योंकि फास्ट स्प्रेड है इन्फॉर्मेशन का, तो नाउ इन्फॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेशन, इट कैन बी ट्रूथ ऑल्सो, और ये एक र्यूमर भी हो सकता है। तो अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है जो कंपनी की रेपुटेशन के अगेंस्ट है, तो दैट कैन एक्ट एज अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स। नाउ रेजिस्टेंस टू चेंज, जैसे हमने पहले बात करी, नाउ चेंज इज़ अ बज़ वर्ड। चेंज इज समथिंग जो बहुत ज़रूरी है टू बी सक्सेसफुल। बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मिल जाते हैं कि हमने तो चेंज होना ही नहीं है, देन अगेन इट इज़ अ लिमिटेशन। जैसे कि अगर हम बात करते हैं साल 2000 की, जब 2000 के बाद एकदम कंप्यूटर्स का टाइम आया, हर ऑफिस में, इवन जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी थी आपकी, वहाँ पर भी एम्प्लॉयज़ को फोर्स किया गया कि अब कंप्यूटर पर ही काम होगा, आप कंप्यूटर सीखिए। तो अगर लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि हम क्यों कंप्यूटर सीखें, जनरल टेंडेंसी होती है एम्प्लॉयज़ की कि वो चेंज नहीं होना चाहते। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सब आपस में मिलते हैं बातचीत करने के लिए, तो ग्रुप्स बन जाता है। तो अगर वो ग्रुप के मेंबर्स कहते हैं कि हमने चेंज नहीं होना, वी विल नॉट एक्सेप्ट चेंज, देन दैट एक्ट एज अ कि वो एक बहुत बड़ा रुकावट बन जाता है चेंज इनिशिएट करने के लिए। तो लिमिटेशंस क्या है कि र्यूमर्स भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है, और जो चेंज है एम्प्लॉयज़ चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चेंज को रेजिस्ट करते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस एंड्स अप योर यूनिट ऑर्गेनाइजिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज स्टाफिंग। टिल देन अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। सी यू सून गाइस।